आज हम गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक डिस्कस करेंगे। अब तक हमने पहले अध्याय में कुछ चीजों पे चर्चा की। धृतराष्ट्र कौन है, संजय कौन है, ये युद्ध क्या है। हमने बात की पांडव जो है वो कौन है और वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। कौरव जो है वो कौन है, और हमने देखा कि ये सारा युद्ध हमारे भीतर घटित हो रहा है। हमारी अच्छी वृत्तियां पांडवों को रिप्रेजेंट करती हैं, बुरी वृत्तियां कौरव सेना को रिप्रेजेंट करती है। धृतराष्ट्र हमारे अंधे मन के प्रतीक है, संजय हमारी आत्मनिरीक्षण के प्रतीक है, क्षमता के आत्मनिरीक्षण की क्षमता के प्रतीक है। अब अगर आप दूसरा श्लोक देखें, दुर्योधन जो है वो पांडवों की सेना का पूरा चक्रव्यूह देख करके और अपने आचार्य के पास में जाते हैं, द्रोणाचार्य के पास में जाते हैं और जाकर के द्रोणाचार्य को ये कहते हैं। तो दूसरे श्लोक में हमें अब दो नए किरदार मिल गए। सबसे पहले दुर्योधन, तो आपको थोड़ा सा अपन बात करें दुर्योधन कौन। तो संजय ने जवाब दिया और संजय ने क्या कहा कि पांडवों की व्यू बनाकर जो सेना खड़ी है उस सेना को देखकर राजा दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर के और ये बोलते हैं, he says this। तो अब यहां पर दो छोटी छोटी चीजों को पहले समझ लें। सबसे पहले ये देखें कि दुर्योधन कौन है। तो दुर्योधन जो है वो हमारे भीतर की जो मटेरियल डिजायर है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और मटेरियल डिजायर का क्या मतलब है? I want to have it, I want to taste it, I want to indulge into it। तो हमारे भीतर जो जो मटेरियल डिजायर्स को कंज्यूम करने की जो एक तीव्र इच्छा होती है, दुर्योधन उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। और दुर्योधन शब्द को अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, उसके संस्कृत की रूट को हम पकड़ने की कोशिश करें, तो हमें क्या दिखेगा? दुर्योधन में दो शब्द हमको दिखते हैं। एक दु शब्द दिखता है, दुर, तो दुह युद्धम, वो जिससे युद्ध करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो दुह और फिर युद्धम, जिससे युद्ध लड़ना बहुत ही कठिन है, दैट इज कॉल्ड दुर्योधन। और हमारे भीतर की ये जो इच्छा है, जो अब आप इसको कैसे देखेंगे कि एक मैं कल का एक छोटा उदाहरण देता हूं। तो एक स्टूडेंट के साथ मेरी बात हो रही थी पढ़ाई के बारे में, और उन्होंने मुझे पहले कहा कि सर ये मेरा सेल फोन है, ये आप जो है रख लीजिए अपने पास, क्योंकि ये मेरा बहुत ध्यान भटकाता है एंड आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन माय स्टडीज। और कल ये घटना होगी 10-12 दिन पहले की, और कल देन शी केम बैक टू मी एंड शी सेड सर वो सेलफोन वापस दे दीजिए, अब पूरे दिन तो पढ़ाई नहीं होती, कभी कभार जो है वो थोड़ा कुछ कुछ फोन पे थोड़ा सा। तो मैंने कहा ये लीजिए। तो ये घटना के पीछे क्या हुआ है उसको जरा देखने की कोशिश करें। तो हमको एक, जैसे दुर्योधन मैंने कहा कि वो हमारी जो मटेरियल डिजायर्स हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, और साथ ही साथ जो द्रोण है उनको भी जरा देखते हैं वो किस चीज को प्रतीक करते हैं। द्रोणाचार्य जो है वो प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे भीतर के संस्कारों का, हमारे भीतर जो इम्प्रेशंस हैं, हमारे भीतर जो सालों से जो हैबिट्स फॉर्म हुए हैं, जो हमारे न्यूरल पैटर्न्स हैं, the way we behave, the way we think, the way we have been trained, or the way we have trained ourselves। तो इतने सालों की प्रक्रिया में हमने अपने आप को, जैसे जो आदतें, जो विचार, जिस तरह से हम सोचते हैं, जिस तरह से हम बिलीव करते हैं, तो वो सारा जो हमारे भीतर के संस्कार हैं
उन संस्कारों के प्रतिनिधि के तौर पर हम द्रोणाचार्य को हमें देखना चाहिए। और अभी देखिए आप, जो राजा कहा दुर्योधन को, क्योंकि जो जब मन अंधा होता है, और जब मन अंधा है तो क्या होगा, हमारा जो पूरा जीवन है वो हमारी बुद्धि से नहीं। कमलेश्वर, ये अपने ये राजा और की लड़ाई कब हुई थी? बेटा बहुत साल पहले। और दूसरी आदत, ये लड़ाई हमारे मन में भी होती रहती है अंदर अंदर। आपका एक मन कहता है ना कि मुझे पढ़ाई करनी है, और दूसरा कहता है अभी टीवी देख लेता हूं। तो इस भीतर के द्वंद्व को, इस भीतर के युद्ध को कैसे जीतते हैं, कैसे हम हर बार सही चीजों का चुनाव करें। तो जैसे ही लगा, तो युद्ध की स्थिति में एक छोटा सा अंदर के भाव को, बहुत दूसरे श्लोक में इसका बहुत स्पष्ट अपने को संकेत मिलता है कि जैसे ही हमारी जो विवेक बुद्धि है, जैसे ही हमारे भीतर की चेतना विवेक बुद्धि जैसे वो काम करना शुरू करती है, जैसे ही हम आत्मनिरीक्षण करने लगते हैं, तो उसको लगता है अरे नाउ देयर इज डेंजर फॉर मी। तो उस मटेरियल डिजायर्स में थोड़ी खलबली मचती है भीतर, और उसको लगता है कि अरे कहीं मेरी सत्ता डगमगा तो नहीं जाएगी। और जब सत्ता को डगमगाने का उसे डर लगता है, तो वो दुर्योधन की शरण में जाते, उसके द्रोण की शरण में जाते। और जैसे मैंने कहा, द्रोण जो शब्द है वो संस्कृत के मूल ध्रुव से आता है। और ध्रुव जो शब्द है वो जिसी से द्रव शब्द बनता है। तो इसका द्रोण शब्द का जो अर्थ है वह है जो द्रवित अवस्था में रहता है। तो द्रवित अवस्था क्या हुई, अगर आप इसको थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करें, तो हमारे भीतर जो इतने इतने सालों के जो इम्प्रेशंस हमारे भीतर पड़े हुए हैं, वो इम्प्रेशंस एक तरह से फ्लूइडिक स्टेट में होते हैं हमारे न्यूरल नेटवर्क में, ऐसा समझिए। और जब भी हमारी जो मटेरियल डिजायर्स हैं, उनको घबराहट होती है कि कहीं आत्मनिरीक्षण की प्रोसेस क्योंकि शुरू हो गई है, कहीं जो पॉजिटिव प्रवृत्तियां हैं वो हमारे ऊपर कब्जा तो नहीं कर लेंगी, तो द्रोण को पुकारा जाता है। और जो संस्कारों के प्रति द्रोण है, अब देखिए कि चाहे अच्छी आदतें हो चाहे बुरी आदतें हो, दोनों जो है वो संस्कारों के रूप में हमारे भीतर रहती है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बुरी आदतें ही जो है वो हमारे भीतर रहती हैं, नहीं, संस्कार के रूप में जो श्रेष्ठ आदतें, तो इसीलिए हमारी भले अच्छी आदतें हैं, भले हमारी बुरी आदतें हैं, बुरे संस्कार हैं, उन दोनों को ही जो है वो द्रोण जो है वो प्रशिक्षित करते हैं। दोनों ही जो है वो वही उनको पढ़ाते हैं, वही उनको सिखाते हैं। तो इस पूरी बात में हमने देखा कि जब युद्ध हो रहा है, और युद्ध की प्रक्रिया में जैसे ही आत्मनिरीक्षण की प्रोसेस शुरू हुई भीतर के इस युद्ध में, तुरंत ही हमारी जो मटेरियल डिजायर है, क्योंकि मन अंधा है, वही पूरे जीवन को नियंत्रित करती है। तो वो मटेरियल डिजायर जो है उसको लगता है कि मेरी सत्ता खतरे में, तो तुरंत जो है वो किसके पास पहुंचती है, द्रोण की शरण में, कि आप कुछ करिए। तो पुराने जो संस्कार हैं वो जागृत होते हैं, पुरानी जो आदत है, जो एक्सपीरियंसेस हैं, उनको जागृत किया जाता है और याद दिलाया जाता है, देखो ये बड़े काम की चीज है, पता नहीं इससे बड़ा मेरे को पहले अच्छा लगा था, ऐसा हुआ था, वो हुआ था। तो तमाम तरह की जो पुरानी घटनाएं हैं, जो पुराने दिमाग के ऊपर जो इम्प्रेशंस हैं, तो अलग अलग तरीके से बच्चों को क्या लगता है, आज तो मैंने बहुत पढ़ाई की है, अब तो बैठ के थोड़ी देर टीवी देखना चाहिए, आई वॉन्ट टू गिव माई सेल्फ अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड। द मोमेंट ही एंटर्स इनटू दैट, वो थोड़ी देर फिर टीवी देखने लगता है, फिर उस टीवी में उसको एक नया मूवी का एड दिखाई देता है, उसको लगता है ये भी अच्छा है, तो एक नई चीज और उसके दिमाग में डल गई। नाउ नेक्स्ट टाइम he has created one more thing or one more material, I want to watch this movie also, that movie also, and then it gets multiplied.
तो जो मटेरियल डिजायर्स या जो सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन जो है, सेंसेस के ग्रेटिफिकेशन के पीछे ही हम भागते रहते हैं, वही हमारा मन जो है उसी को चेज करता रहता है। और हमको लगता है कि सेंस के ग्रेटिफिकेशन से ही, हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी संतुष्टि से ही आनंद मिलेगा। पर गीता का संदेश है कि आनंद हमारे गहरे भीतर है, आनंद हमारा स्वरूप है, आनंद हमारी आत्मा का रूप है। उसके लिए हमें किसी चीज को एक्सपीरियंस करने की जरूरत नहीं, उसे उसके लिए हमको कुछ कुछ भी करने की सही मायने में जरूरत नहीं। उसके लिए सिर्फ हमें अपने सच्चे स्वरूप का एहसास होना चाहिए। तो हमारे भीतर का जो आनंद है उसको प्रकट होने के लिए मैं ऐसा करूंगा, मैं ये चीज हासिल करूंगा या मैं वो चीज कर लूंगा तब जाके मुझे आनंद होगा, ऐसी बात नहीं। और स्टूडेंट्स को भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि जैसे ही वो दृढ़ निश्चय करते हैं कि अब मैं कल से अपने जीवन को सुधारूंगा, करते हो ना आप, जब नया साल आता है, जब आपका जन्मदिन होता है, तो आप नए नए रेजोल्यूशंस लेते हैं, आप संकल्प लेते हैं कि अब मैं बहुत अच्छा जीवन जीने वाला। द मोमेंट यू टेक दिस रेजोल्यूशन, आपके भीतर की जो नकारात्मक वृत्तियां हैं, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो वृत्तियां हैं, वो अलर्ट हो जाती हैं। And then, slowly and gradually, they again call all those unconscious data. And then slowly they convince you from within. तो जब आप अपनी दिनचर्या बनाते हैं, जब आप अपना टाइम टेबल बनाते हैं, आप देखना आप में से बहुत सारे लोग कई बार अपने पॉजिटिव शक्तियों के प्रभाव में अपना एक पूरा समय सारणी बनाते हैं। दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू लिव माई लाइफ, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू डू विद माई लाइफ। और स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होता है, वो धीरे धीरे भीतर में, जैसे ही वो सेंस ग्रेटिफिकेशन की प्रबल, जिसको हम दुर्योधन कह रहे हैं, जिसे जीतना बहुत कठिन है, वो जो है प्रबल हो जाता है। और वो पुराने संस्कारों के साथ मिलकर के और धीरे 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 आपके ऊपर ना आक्रमण करना शुरू करता है भीतर से। और क्या होगा, वो आपका टाइम टेबल 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन होते 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 गायब। एंड देन अगेन यू आर बैक टू दी past habits and everything what you have been doing, you just keep repeating those things again and again. तो इस भीतर की जो हमारी जो सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, इसको जितना गहराई से हम समझेंगे, जितना अच्छे से हम इसे जानेंगे, इतना अच्छी तरीके से हम इसको हैंडल कर पाएंगे। तो एक तरफ हमारी विवेक की शक्ति, शुद्ध चैतन्य की जो शक्ति, जो हमें डिस्क्रिमिनेशन की पावर देती है। तो एक बात आपको यहाँ समझ लेना चाहिए कि अगर आप ये सोचें कि जो मेरी आदतें हैं उनसे मैं लड़ पाऊंगा केवल विवेक मात्र होने से, या ये पता होने से कि ये सही है कि गलत है, तो ऐसा नहीं होगा। हम सब जानते हैं दिस हैबिट इज नॉट गुड, दिस थिंग इज नॉट गुड, बट स्टिल वी कीप रिपीटिंग। तो जितनी भी हमारी पुरानी आदतें हैं उनको तोड़ना, उनको ब्रेक करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इसीलिए छोटी उम्र से ही जो है सही संस्कार डालने की बात हमारी संस्कृति में की जाती है। इसीलिए जो है वो बच्चों को बार 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 जो है छोटी उम्र में दीक्षित करना, फिर उनको समाज के जो साइकिक पोल्यूशन है, क्योंकि जिस वातावरण में, पर्यावरण में, समाज में हम रहते हैं उसमें बहुत तरह का प्रदूषण, तो बहुत तरह के नेगेटिव इनपुट्स बच्चों को मिलते हैं। एंड देन दे sometimes get confused or sometimes because they have so much negative influence, तो कहीं ना कहीं वो चीज उनके भीतर जाती हैं और जीवन को एक अलग तरीके से प्रभावित करती हैं। तो जो हमारी गुरुकुल की परंपरा थी उसमें क्या किया जाता था कि छोटे बच्चों को उस समाज के वातावरण से निकाल करके और गहरे जंगल में, प्रकृति की गोद में एक अच्छे मैच्योर गुरु के पास छोड़ दिया जाता था। और वहां वो गुरु के स्नेह और उनके वहां पे उसकी ट्रेनिंग होती थी, बिल्कुल नेचर के गोद में, और किसी तरह का बाहर का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं। धीरे 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 वहां एक मेच्योरिटी उसमें डेवलप की जाती थी, हर चीज के बारे में उसे धीरे 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 समझाया जाता था। एक तरह का साइकिक रेजिस्टेंस जो है उस बच्चे में निर्मित किया जाता था। तो पहले बच्चे का भीतर का जो उसका अंतःकरण, उसका भीतर का पूरा सेटअप जो है उसको समझ होती थी, उसको जानकारी होती थी। और जो साइंस ऑफ सेल्फ है, ये हर बच्चे के करिकुलम का, हर बच्चे के सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होना चाहिए। बच्चे को छोटी उम्र में ही ये सिखाना शुरू करते थे, पर एक कहानी के तौर पे।
हमने भी अभी हम 5वीं बार इसी गीता को पढ़ रहे हैं। पहली बार मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि दुर्योधन कौन, ये कौन, हम एक कहानी की तरह से देख रहे थे। तो छोटे बच्चों को भी पहले कहानी की तरह से इसे सुनाया जाता है। कहानी दिमाग में बैठ गई, मेमोरी में सब डेटा चला गया, उसके बाद जो है उस डेटा का जो इंटरप्रिटेशन है, उस डेटा को फिर खोल के समझाया जाता था। वंस यू नो समथिंग, वंस समथिंग इज ऑलरेडी देयर इन योर माइंड, और फिर जब आप उसको खोल के समझाते हैं कि अच्छा देखो इसका ये अर्थ है, इसका ये अर्थ है, तो आपके भीतर एक विस्मय पैदा होता है, एक रोमांच पैदा होता है। आपको लगता है ओ वाह, ये मुझे भी आता भी है, और अब मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो रही है, अब मेरी समझ जो है इसके ऊपर प्रबल होती जा रही है। और आज की वर्तमान शिक्षा में हमने थोड़ा सा क्या गड़बड़ कर दी, एक बात तो हमने बच्चों को थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। क्या कहते हैं हम बच्चों को, मेमोरी इज नॉट इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको लगता है क्या, कैन वी बिल्ड एनी अंडरस्टैंडिंग विदाउट मेमोरी? हर जो बात हम अनुभव करते हैं, जो भले हम उसको समझते हैं, दैट फॉर्म्स अ काइंड ऑफ मेमोरी, काइंड ऑफ अ संस्कार विद इन अस। किसी न किसी तरह का भीतरी बदलाव, परिवर्तन वो हमारे भीतर लाती है। तो इसलिए मैं क्या कहता हूं कि बच्चे की जो भीतर की जो फैकल्टीज हैं, बच्चे के भीतर का ये जो पूरा मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को उसे समझाना चाहिए, उसे बताना चाहिए। दिस शुड बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग। और जब ये मैकेनिज्म उसको समझ में आ जाए, उसके बाद में जो है धीरे 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 उसको एक बार उसकी अध्ययन करने की क्षमता, खुद को समझने की क्षमता वो उसके स्पष्ट हो गई, उसके बाद पढ़ाई करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं। सो कमिंग बैक टू द श्लोका, जैसे ही हम भीतर से अपने आप को परिवर्तन की बात करते हैं, अपने आप को पॉजिटिव तरीके से बदलने की बात करते हैं, और अपने भीतर एक सकारात्मक माहौल क्रिएट करते हैं, हमारे भीतर की पॉजिटिव शक्तियां जैसे ही एक्टिवेट होती हैं, तो जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, तो ठीक उसी तरीके से जो है वो हमारे भीतर भी जो नकारात्मक शक्तियां तुरंत प्रबल हो जाती हैं। हमारी जो सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो प्रवृत्ति है, मटेरियल डिजायर की जो प्रवृत्ति, जिसको मैंने दुर्योधन जिसको सिंबलाइज कर, तुरंत वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और हमारी जो जो एक फोर्स है आदतों का, एक अनकॉन्शियस जो एक इंटरवेंशन है हमारी लाइफ में, वो उसको कॉल करते हैं, और इसलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक द्रोण है, पुराने पड़े हुए संस्कार हैं, नेगेटिव संस्कार आई शुड से, पुरानी नेगेटिव आदतें जब तक हैं, तब तक हम इन नकारात्मक वृत्तियों की सेना को जीत नहीं सकते, इजंट इट? तो हमको हमारी स्थिति को ठीक से समझना चाहिए। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। जब हम अपने अंदर एक बदलाव की प्रक्रिया लाते हैं, जब हम कोई रेजोल्यूशन लेते हैं, छोटा सा रेजोल्यूशन, मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ध्यान करना है, द मोमेंट यू विल फील दिस, एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, पर तुरंत बाद आपके भीतर से एक आवाज आएगी, क्यों अपने आप को इतना कष्ट देते हो, क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ देते हो, ध्यान ही करना है परमात्मा का, तो बाद में कर लेंगे, 7 बजे कर लेंगे, 6:30 बजे कर लेंगे। एंड वो ब्रह्म मुहूर्त का जो आपका संकल्प था, वो धीरे से बैकग्राउंड में चला जाता है। एवरी टाइम छोटी छोटी चीजें, आप संकल्प करते हैं कि बस अब सात्विक भोजन ही करना है, और अब आपने सोच लिया है, और अचानक से एक दिन घर में खुशबू आती है, काफी अच्छा तला हुआ भोजन बना है, एंड सडनली आप क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, एक दिन तला हुआ खाने से, एक दिन फास्ट फूड खाने से, एक दिन ऐसा भोजन खाने से क्या हो जाएगा, इसमें क्या आफत आ रही है? तो भीतर से वो जो पुराने संस्कार हैं, जब वो आपके सेंस ग्रेटिफिकेशन की वृत्ति जो है, जब वो आपके पुराने नेगेटिव संस्कार यानी कि द्रोण के साथ मिलकर आप पर हमला करते हैं, तो वो भारी पड़ते हैं, और हम उनके सामने सरेंडर कर देते हैं, ओ माय गॉड। और अगर सरेंडर नहीं करें तो फिर हम आगे बात को बढ़ाएंगे, तो फिर हम इनको कैसे हैंडल करें? हाँ, और फिर हम क्या कहते हैं, बस आज के लिए 2 महीने में एक बार ऐसा करने से क्या नुकसान होता है, इतना सा खाने से क्या होता है? एंड देन हम उस सात्विक भोजन को छोड़ के वापस राजसिक भोजन के लिए, और थोड़ा सा राजसिक भोजन से फिर तामसिक भोजन की तरफ, और दिस इज हाउ आवर लाइफ गोज। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। और इसके लिए हमको, जैसे मैंने आपसे कहा था,
आत्मनिरीक्षण का प्रयास, उस प्रक्रिया को, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की प्रोसेस को, उस साक्षी भाव को अपने अंदर लगातार प्रबल करते चले जाना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने अपने भीतर के एक इनर एस्पेक्ट के बारे में बात की। कल हम बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।